नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, एक कहावत है, जो लोग वक्त के धारे में कागज की नाव की तरह बह जाते हैं, उन्हें एक मामूली सी लहर भी डुबा देती है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मित्रों, यह वाक्यांश काफी सटीक बैठता है। पिछले 10 साल में लगातार सफलता के घोड़े पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी 2024 के आम चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक प्रणाली में ही कोई वो समस्या थी, अथवा विपक्ष जनता का ध्यान भटकाने में सफल हो गया? इन्हीं चीजों का हम अपने इस वीडियो के माध्यम से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, एक कहावत है, कोई भी सत्ता या सरकार इतनी बेकार नहीं होती जितना विपक्ष बताता है, और कोई भी सरकार इतनी अच्छी नहीं होती जितना सरकार या सत्ता पक्ष वाले जताते हैं। मित्रों, बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो इस चुनाव में काफी हाईलाइट रहे। कहीं न कहीं पिछले 10 साल में लगातार सत्ता के घोड़े पर सवार भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजों को ठीक से संजो नहीं पाई, संभाल नहीं पाई। इन्हीं तथ्यों का हम बिंदुवार विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी के उन बिंदुओं को टच करने का प्रयास करेंगे जहां से भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटों से 240 सीटों पे आना पड़ा। मित्रों, सर्वप्रथम हम देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कथनी और करनी में अंतर रहा। उदाहरण के तौर पर पूर्व में जो योजनाएं चली थी, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना या सांसद आदर्श ग्राम योजना, इन मुद्दों पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा। उन्हें बताना चाहिए था कि इन योजनाओं की सफलता कहां तक रही, और विपक्ष इसी चीज को भुनाने में सफल हो गया। दूसरा, हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कुछ एरोगेंस आ गया था। कहने का आशय है कि आपने एक वीडियो देखा होगा, इसमें एक समाचार चैनल की एंकर जब मनोज तिवारी जैसे सांसद से पूछती है कि अमुक बिंदुओं पर किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, तो वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ काम मोदी करेंगे। अगर सब कुछ काम मोदी ही करेंगे तो आपको किस लिए चुना गया है? जनता इन सब चीजों से चिढ़ने लगती है। तीसरा कारण जो है, बार बार हिंदू मुस्लिम मुद्दे को उठाना। इससे एक मास लेवल तक की जनता को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू और मुस्लिम का मामला एक चुनावी हथकंडा है, और यह उनके दिमाग में अच्छे से घर कर गया। इसलिए आप कितना भी हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किए, लेकिन जनता उसको स्वीकार नहीं की। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी, अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें तो वैसे भी 2 से 3% तक सरकारी नौकरियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी उस स्तर का रोजगार जनरेट करने में सफल नहीं हो पाई। सब मिलाकर आंकड़ा ये भी देखा गया कि जो पूर्ववर्ती सरकारों में जो वैकेंसियां आती थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उन वैकेंसियों की संख्या से भी नीचे स्तर की संख्या घट गई। इसके अतिरिक्त आए दिन जो पेपर लीक होने लगे, हालांकि ऐसा नहीं है कि पेपर केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही लीक होता रहा है, पूर्ववर्ती सरकारों में भी पेपर लीक होता रहा है, लेकिन इधर काफी पेपर लीक की घटनाएं लगातार देखने को मिली, जिस कारण से जो युवा मन है वह पूरी तरह से कुंठित हो गया। बार बार एक एग्जाम की तैयारी करना, मानसिक पीड़ा झेलना, और उसके बावजूद फिर से सरवाइव करना, ये बहुत ही दुष्कर और कठिन कार्य हो जाता है। तो जनता के साथ जो युवाओं के मन में ये प्रश्न उठ गया, वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चला गया। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग का जो कोर वोटर 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोटिंग किया था, उनको ये एहसास दिलाया गया विपक्ष के द्वारा कि सरकारी नौकरियों को खत्म करके आरक्षण पर सरकार कुठाराघात कर रही है। जब सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण किस काम का? और अखिलेश यादव का पीडीए का फार्मूला, इसके अतिरिक्त आरक्षण के संदर्भ में संविधान बचाने की बात राहुल गांधी के द्वारा की गई, ये सब बातें जो पिछड़े वर्ग के लोग वोटिंग करते थे बीजेपी को, वहां से कुंठित हो गए, दुखी हो गए, और उन्होंने सोचा कि जो हमारे हितों की बात कर रहा है, क्यों ना हम उसके हितों की बात की। यहां भारतीय जनता पार्टी यह समझाने में विफल हो गई कि संविधान को कोई खतरा नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने मंच से इस बात को कहा
लेकिन जनता का वो प्रभाव नहीं पड़ा, जनता पर वो प्रभाव नहीं पड़ा जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पड़ रहा था। इसके अतिरिक्त जो सेना में भर्ती हो रही थी लगातार, पता नहीं सरकार ने किस मंशा से और किस विचार से अग्निवीर योजना ला दी। आखिर पूर्ववर्ती भर्ती योजनाओं में क्या कमियां थी? अगर कमियां थी तो उसको सुधारा जा सकता था। अचानक से जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टाइप का जो अग्निवीर योजना ला दी गई, इससे जो युवा सुबह 4 बजे 3 बजे भोर में उठ के वर्जिश करते थे, तैयारियां करते थे आर्मी की, उनका उत्साह जो है काफी गिर गया और उन्होंने मास लेवल तक इस योजना के पक्ष में, यानी कि जो इंडिया गठबंधन गुहार लगा रहा था उसके पक्ष में उन्होंने अपनी आवाज बुलंद कर दी। इसके साथ ही आपसी मनमुटाव, भारतीय राजनेताओं में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जैसे मान लीजिए इस चुनाव में काफी हाईलाइटेड मैटर था कि योगी और अमित शाह के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गई। इसके अतिरिक्त जो लंबे समय से किसान आंदोलन चले आ रहे थे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसका भी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन पे। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से यहाँ चूक हुई कि वो अपनी चीजों को ठीक नहीं कर पाए। अगर वो इन आंदोलन को समय रहते संतुष्ट कर देते तो यह सामाजिक क्रिया का वसूल है, सिद्धांत है कि कहीं ना कहीं वो आपके पक्ष में आते। लेकिन भारत में एक परिवार में कोई इंसान किसान है, किसान का ही बेटा फौज में है, आर्मी में है, तो ये सब कड़ियां जुड़ती गई जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध यानी खिलाफ में काम कर दिया। इसके अतिरिक्त सबसे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता जो असंवेदनशील तत्वों को बढ़ावा देते हुए चले गए। उदाहरण के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला या लखीमपुर खीरी में टेनी का मामला, ये सब ऐसे मामले थे जो सांसदों के कुकृतियों के कारण हाईलाइट हो गए। जनता इससे विरुद्ध खड़ी हो गई भारतीय जनता पार्टी के और उन्होंने खिलाफ में वोटिंग की। इस कारण से उत्तर प्रदेश में स्थिति और दयनीय हो जाती है। साथ ही इरिटेशन जनता को हो गया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने साथ लगातार 2, 4, 10 फोटोग्राफर लेके चलते हैं, तो ये जनता को एहसास होगा कि ये तो फोटोग्राफर की सरकार है। काम करते हैं चवन्नी का और दिखाते हैं सोराहाने। तो ये फोटोग्राफी की जो गवर्नमेंट है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि जनता को इरिटेशन हुआ इन सब चीजों से। कोई भी सामाजिक बदलाव किसी एक वर्ग के नाराज या खुश होने से नहीं होता है। इस कारण से इसके अतिरिक्त बहुत ऐसे कारण थे, जैसे शिक्षा मित्रों का मामला, पेंशन का मामला बहुत ही एक बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर के जो पेंशन भोगी हैं, जिन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया। इसके अलावा छात्र शिक्षा मित्रों का जो मामला था, वो सब मामला, ये सब मामला धीरे धीरे एक घड़े को भरने का काम कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक नाराजगी जाहिर करने का कार्य कर रहे थे। कल्याणकारी कृतियों का अभाव, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंतर्गत किसी भी प्रकार के कल्याणकारी कार्यों को तवज्जो नहीं दी गई। 2014 से जब से सरकार बनी है, तब से कुछ कठोर फैसले लगातार लिए जाते रहे और अगर कोई प्रश्न पूछता तो यही कहा जाता कि जो मर्ज है उसे ठीक करने के लिए कड़वी दवा दी जाती है। तो कड़वी दवा 1 साल 2 साल आदमी सहन कर सकता है, अगर उसको लगातार 10 साल तक कड़वी दवा देंगे तो या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या वो दवा का त्याग कर देगा। इसके अतिरिक्त महंगाई, लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति, इन सब चीजों के कारण जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक रोष उत्पन्न हो गया और इस रोष के कारण लोगों ने खिलाफ में वोट किया। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके माध्यम से लोगों को लोन देने की बात की गई थी, उसमें एक अलग प्रकार की कमीशनखोरी चल रही है, जिस कारण से ये योजना भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना विफल हो गई, क्योंकि इस योजना के कारण लगातार जो बलात्कार की केसें हो रही हैं और दुष्कर्म महिलाओं के साथ हो रहा है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ऊपर एक प्रकार का धब्बा लगाती हुई नजर आ रही है। लगातार होते पेपर आउट, भ्रष्टाचार, नौकरियों में धांधली, कमीशनखोरी जैसी चीजों ने मिलकर कोड़ में खाज का काम किया। जिस भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 के शुरुआती दिनों में और आम चुनाव के बाद घिरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री एक स्वच्छ और बेदाग छवि के नेता हैं, लेकिन उनके द्वारा कई वक्तव्य कहीं न कहीं एक प्रकार से विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए
नजर आते हैं। अकेले प्रधानमंत्री के नाम पर पूरा चुनावी कैंपेन करना, प्रधानमंत्री के कंधों पर इतना बोझ होना चुनाव प्रचार का, साथ ही साथ ये करना कि हम केवल मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी के नाम पे चुनाव लड़ना अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे बड़ा काम ये है कि जो सांसद जो रूबरू होते हैं वो अपने क्षेत्र की जनता से होते हैं, वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता अपने सांसदों में अपनी शक्ति को प्रत्यायोजित करती है और वही शक्ति लेकर वो संसद में जाते हैं और अपनी आवाज जनता की तरफ से उठाते हैं। तो केवल प्रधानमंत्री का ही काबिल होना काफी नहीं है, प्रत्येक सांसद को भी उतना ही काबिल होना होगा। सबसे बड़ी आपत्ति तो यहाँ यह चीज है कि कोई भी सिने स्टार जो 8, 9, 10 भी शायद ही पास हुआ रहता हो, उनकी ओछी लोकप्रियता के आधार पर उनको टिकट दे दिया जाता है और जनता भी उनको वोट करके सदन में पहुंचा देती है। जिनका कोई सोच नहीं होता है, इनका कोई विजन नहीं होता है, ये कहीं न कहीं से पार्टी को नुकसान ही पहुंचाते हैं। लेकिन पिछले 10 साल की उपलब्धियों को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से ऐसे कार्य किए भी हैं जो प्रशंसा के काबिल हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में आज हम लोग बहुत इत्मीनान से ऑनलाइन बैंकिंग सेवा का उपयोग करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं 2014 के बाद से निश्चित रूप से बहुत तेजी से आरंभ हुई हैं। पहले भी थी, लेकिन जो गति आई है वो 2014 के बाद से आई है। इसके अतिरिक्त परिवहन के क्षेत्र में लगातार कार्य हुए हैं। रोड, हाईवे, महामार्ग सब कुछ बने हैं, पुल बने हैं बहुत ढेर सारे। तो इन सब चीज़ों से लॉजिस्टिक में कमी आई है और ये सभी प्रशंसा के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं नितिन गडकरी, श्री ए.के. शर्मा जैसे ऐसे नेता जो जनता के प्रति संवेदनशील हैं और अपने कार्यों के विशेषज्ञ हैं, ऐसे लोगों का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी को यह चाहिए कि वह प्रयास करें कि इस प्रकार के नेताओं को अपनी पार्टी में अधिक से अधिक शामिल करें, क्योंकि ये पढ़े लिखे और शिक्षित नेता हैं, तकनीकी रूप से दक्ष हैं। ये जो कार्य करेंगे उस कार्य का फल जो है निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम तक पहुंचाएगा। और संरचना के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने सराहनीय कार्य किया है। लेकिन अगर इसी प्रकार से ये चीजें होती रहीं और जनता के प्रति बेरुखी भारतीय जनता पार्टी करती रही तो ये समय दूर नहीं जब 240 घटकर 140 या 100 से नीचे आ जाए। इसलिए समय रहते अपने कलपुर्जों को ठीक करने की जरूरत है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जीरो भ्रष्टाचार हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जीरो पेपर लीक हो जाए। ये सब चीजें पूर्ववर्ती सरकारों में भी होती रही हैं, लेकिन प्रयास ऐसा किया जाना चाहिए कि ये सब चीजें समाप्त हो जाएं। 2014 में बड़ी उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को लाया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जन कल्याणकारी मुद्दों के ऊपर कार्य करने में अभी उतनी सफल नहीं हो पाई है जितना जनता को उससे उम्मीदें थी। अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होना चाहिए। तो शासन जनता के लिए ही किया जाए तो ज्यादा सही होगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी यह जिक्र किया है कि जो निचले स्तर के 20% लोग हैं उनको ध्यान में रखकर अगर सत्ता का संचालन किया जाए तो निश्चित रूप से वो सत्ता न केवल दीर्घजीवी होगी बल्कि उससे भारतीय अर्थव्यवस्था और जनमानस का भी कल्याण सुनिश्चित होगा। धीरे धीरे जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं जो सत्ता के विरोध में हैं, वो एक ऐसे घड़े का काम करती हैं जिसमें सब कुछ समाहित होता जाता है और वो घड़ा जब भर जाता है, जनता पूरी तरह से ऊब जाती है, तो वो आपके खिलाफ वोटिंग करती है और अपने अधिकारों के पक्ष में आपको सत्ता से बेदखल भी करती है। इस बार जनता ने मजबूत विपक्ष दिया है जो निश्चित रूप से सदन में जनता की उस आवाज को भी उठाने का कार्य करेगा जिसकी अवहेलना सत्ता पक्ष के द्वारा की जाएगी। इसलिए पक्ष हो या विपक्ष, ये दोनों मिलकर जनता के हित में कार्य करें, सदन में चर्चा चलाएं, जो ज्यादा उचित हो वो कार्य करें, जनता को सत्ता के माध्यम से सहूलियत प्रदान करें। जनता को सहूलियत चाहिए, जनता इत्मीनान से जीवन जी सके, रोटी कपड़ा और मकान सबको उपलब्ध हो सके। इस आधार पर जनता आपको वोटिंग करेगी और आपको सत्ता मिलाएगी। जो जनता के पक्ष में सहूलियत का कार्य करेगा, जनता उसके पक्ष में वोटिंग करेगी। तो इस वीडियो में मित्रों इतना ही। फिर हम आगे देखेंगे कोई ज्वलंत मुद्दा, कोई कुछ
सुझावात्मक टॉपिक रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।